हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए कारगर है। कोई भी एग्ज़ाम हो आप सबके लिए उसको देख सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन के साथ पहले ट्राई करना है, देन ना फिर आप इसको देखेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल आपको कुछ यूनिक मिलेगा, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होगा। बेसिक सवाल यहाँ पर हमने लिए हुए हैं। जैसा देख रहे हैं कि धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी के व्यास का दुगना है। यदि हम ए और बी दो जो गेंदें हैं उनके व्यास की यदि हम बात करें, डायमीटर की बात करें, तो डायमीटर का जो रेशियो है वो ए का व्यास वी के व्यास से दुगना है। यानी यदि एक है तो ये 2 यूनिट है, यदि ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। जो व्यास का रेशियो होगा वही रेशियो त्रिज्या का होगा, ये बात आप समझ लीजिए। त्रिज्या का भी यही रेशियो बनेगा। क्या रेशियो बनेगा? 2:1 ही बनेगा। त्रिज्या का ये रेशियो हमको आयतनों का अनुपात बताना है, तो आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे? इनका क्यूब कर देंगे तो हम वॉल्यूम के रेशियो में पहुंच जाएंगे। इनका क्यूब 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। आप समझ पाए होंगे कि इसका किस तरह से क्यूब करने से आयतन में हम जम कर गए। जैसे ये सवाल आप देखेंगे, इस सवाल को कहा है कि यदि 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, देन फिर देखिएगा क्या इसका सोल्यूशन आप देते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि 35 घोड़ों के लिए 35 घोड़े कितने दिन खाते हैं? 21 दिन खाते हैं। तो अनाज कितना खा पाते हैं? अनाज खा पाते हैं 270 केजी। हम इसमें कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? आपने सुना होगा m1d1 अपॉन w2 इज इक्वल टू m2d2 अपॉन w2। क्लियर? ये m1 क्या है? आदमी है, आदमी की जगह जानवर भी हो सकते हैं, समझ आ रहा? और ये d क्या है? डेड है, मतलब डे है। क्लियर? मतलब टाइम है, इसी को टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये m की जगह आप एनिमल वगैरह ले सकते हैं, मतलब जो काम करें। यहाँ पे घोड़े हैं तो घोड़े ले लिए हमने। क्लियर? तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। और दूसरी यदि हम बात करें यहाँ पर कि बराबर में क्या लेके चलोगे, बराबर में दूसरी कहानी ये है कि इस बार 28 घोड़े कितने दिन खाते हैं? 28 घोड़े ये हमसे पूछा गया कितने दिन खाते हैं, लेकिन खाते कितना है? 180 केजी अनाज खाते हैं। कितने दिन खाते हैं हमको नहीं पता। इसको क्रॉस कैंसिल कर लेते हैं फटाफट। जैसे 90 3 बार जाएगा और ये 90 2 बार जाएगा, ठीक है। और ये 14 बार टोटल जाएगा। और 7 त्रिका 14, 7 दूनी 14, और ये 3 से 3 कट गया। और 35.5 का जब भाग इस 2 में लगेगा तो 35/2 आएगा। 35/2 आएगा। ये टाइम d2 या फिर टाइम बोलो इसको। तो 35/2 का मतलब होता है 17.5। इस तरह से 17.5 दिन लगेंगे और भोजन पूरा फिनिश हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे सवाल, थोड़ी सी स्पीड रखेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, जब ना आए तब इसको चलाइएगा, ठीक है। चलो समझो जरा बात को। कहा है कि एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है। कितने मिनट में? m मिनट में। m मिनट में वस्तुएं कितनी बनाई? m मिनट में वस्तुएं बनाता है x वस्तुएं। m मिनट में वस्तुएं कितनी बनाता है? m मिनट में x वस्तुएं बनाता है। तो आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा? अरे बहुत ही सरल सवाल है। तो 1 मिनट में कितनी बनाता है? आप कहोगे x/m वस्तुएं बनाता है। आधे घंटे का मतलब हुआ 30 मिनट में कितनी बनाएगा? 30 मिनट में बनाएगा इतनी वस्तुएं। यानी x अपॉन m इंटू 30, यानी 30x अपॉन m, यानी C इज द राइट आंसर होगा। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें ज़्यादा समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे लग रहा है। ये देखेंगे कि किसी तार को एक वर्ग में आकार में, एक तार है उसको वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। यदि ये 484 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनता है। अब आप मुझे बताइए, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनता है, तो इस वर्ग की भुजा क्या बनी? आप कहेंगे सर जी वर्ग की भुजा कैसे निकलती है? जो क्षेत्रफल दिया है उसका अंडर रूट ले लीजिए। तो जब 484 का अंडर रूट लेंगे तो आएगा कितना? ये किसका स्क्वायर है? ये 22 का स्क्वायर है। 22 आ गया, 22 सेंटीमीटर। क्लियर आ गया? इतनी बात समझ आ रही? 22 सेंटीमीटर। अब इसको वृत्त बनाना है। आप एक चीज देखिए, वर्ग से, इस वर्ग से आपको वृत्त बनाना है, बस गोली तो बनाना है। तो परिधि क्या होगी? दोनों कंडीशंस में बराबर होगी। किसकी परिधि? जो वर्ग की परिधि है, जो वर्ग का परिमाप है, वही वृत्त की परिधि बनेगी। जो वर्ग का परिमाप है,
इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, जो वर्ग का परिमाप है वही वृत्त की क्या बनेगी, परिधि बनेगी। परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस बनेगा। जो वर्ग का यानी स्क्वायर का पेरीमीटर है वही सर्किल की सरकमफ्रेंस बनेगी। तो अब हमने कहा वर्ग का तो परिमाप होता है 4 इंटू साइड यानी कि 22, और ये वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो अब हम आपको एक बात डायरेक्ट बता दें कि ये यहाँ से, वैसे आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर हिंट देना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट कैसे इन चीज़ों को बनाएं। 22 से 22 कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, और इस तरह से आपके पास जो रेडियस आ जाएगी वो 14 आ जाएगी। और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है 616 आएगा। कैसे, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है 22/7 में इंटू रेडियस हमारे पास 14 × 14 दे रखी है। 7 बार काटेंगे 28 × 22 करेंगे, कितना आएगा 216। आपको कुछ बातें याद रखनी है, यदि ये बातें आप याद रखते हैं तो बहुत फटाफट आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैसे, देखिएगा, समझिएगा। जब भी आपके पास रेडियस 7 होगी, ध्यान रखिएगा, रेडियस जब भी आपके पास 7 होगी आप इसका परिमाप बताएंगे 44। आप इसका परिमाप कितना बताएंगे 44, और इसका आप क्षेत्रफल कितना बताएंगे 154। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और जब भी रेडियस हम डबल करेंगे, रेडियस डबल करेंगे तो परिमाप भी डबल हो जाएगा। परिमाप भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 88, लेकिन क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। अब 154 का 4 गुना होता है 616। यदि ये बात आप याद रखते हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी, बूम होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्लियर? इतनी बात आप याद रखो, इतनी बात याद रखो। बताओ, इतनी बात याद रखोगे या भूल जाओगे? ये नजराना याद रखेंगे या भूल जाएंगे? उम्मीद है याद रखेंगे, ठीक है। इधर समझिएगा, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए, साधारण ब्याज दर पर 4% प्रति वर्ष है। 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्र धन होगा? आप मुझे बताइए, ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, क्लियर? यदि मैं रेट की बात करूं, रेट, ये आर क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक तरह का ये ब्याज है। और इसकी डिफिनीशन अभी आपको बताई, क्या 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? R%, जैसा आप जानते हैं इसको। तो जो कि ये कितना दे रखा है, 4% दे रखा है। 4% 1 वर्ष का है, तो 2.5 वर्ष का कितना हुआ? आपने कहा 4% 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का 8%, और 2.5 वर्ष का चाहिए, 8 में 2 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10%। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 10% आ गया, क्लियर? 10% किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5,000। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, जब 5,000 का 10% निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 500 रुपए। 500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है। आपको चाहिए अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 5,000 प्लस 500। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5500। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी कि सी आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्लियर? सी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे, कह रहे रुपए 2500 रुपए 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह बाद जोड़ा जाए। मतलब कि यहाँ पर ये जो हर 6 महीने बाद जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर ब्याज जो है वो छमाही देय है। ब्याज कैसा है, ब्याज जो है वो छमाही देय है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ब्याज हर 6 महीने में कैलकुलेट हो रहा है। तो साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2 होते हैं। इसका मतलब हम 2 बार कैलकुलेट कर लेंगे। और 12% तो ये वार्षिक है, तो 6 महीने वाली दर क्या बनी, 6 महीने वाली दर बनी 6%, क्लियर? तो 6% के हिसाब से 2 वर्ष का आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, x + y + xy अपॉन 100, xy + xy अपॉन 100। ये 2 वर्ष का क्या होता है, CI होता है। ये 2 वर्ष का क्या है, CI। आप इसको लिख सकते हैं, ये 2 वर्ष का क्या है, CI। वैसे बहुत सारे मेथड हैं। 2 वर्ष का क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 1000 मेथड, लेकिन आप एक बिगनर हैं तो बिगनर के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं 2 साल के लिए, जहां पर x और y दोनों का मान कितना है, 6%। यहां पर रखेंगे तो आ जाएगा 12.36%। अब 12.36% किसका, अरे जो भी आपका मूलधन दिया होगा, किसका, 2500 का ना। अब आप ये थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, इस 2 जीरो ने क्या किए, इस पॉइंट को ले गया, ठीक। और ये 25 का हम 25%, ये परसेंटेज इसके साथ जोड़ दें तो इसका मुझे बस 1/4 बताना है।
देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1236 को मैंने पता क्या लिख दिया 25%, और 1236 का 25% मतलब 1/4, तो 3 चौको 12, 3 × 36, 306 आ गया। कैलकुलेशन दिखेगा जनाब, ठीक है। आप यदि आपकी बेहतर कैलकुलेशन है तो आप समय को बचा सकते हैं। बैंकिंग वाले बच्चे इस बात का विशेष ध्यान दें कि कैलकुलेशन क्या है। एक बच्चे 25 का इसमें गुणा कराएगा, मैंने क्या किया, ये परसेंटेज 25 को दे दिया और 25% बना लिया, मतलब 1/4 किसका, 1236 का 1/4 कितना होता है, 306। बाकी ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी का ये फार्मूला होता है। क्लियर, इसको बनाएंगे। देखिएगा, जैसे इस सवाल की यदि हम बात करें तो फिर से हम वही बात आपसे करेंगे कि ये परसेंटेज दे दो इस 75 को, तो 75% का मतलब होता है 3/4, x बराबर कितना, 9 के। जब आप इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कैलकुलेशन बेस्ड था ये सवाल। इसको कैसे बनाएंगे आप, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। यदि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए हैं जनाब, हारने वाले ने यदि 41% मत प्राप्त किए हैं, तो भाई जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, जो 100 में बचा, यानी कि 9 50 59%। क्यों, क्योंकि हारने प्लस जीतने वाले को टोटल मिला के कितना मिलना चाहिए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। पक्का। अब आप मुझे बताओ ये कितने परसेंट वोटों से जीत रहे हैं, आपका जवाब होगा 18% से। हमारे हिसाब से 18% है, उनके हिसाब से 5580 है, यही 5580 बराबर करना। अब आप थोड़ी कैलकुलेशन देखिएगा, यहां से यूनिट डिजिट देखते हैं। अब आप मुझे बताना यहां से इकाई अंक कितना है, 8, जबकि यहां का भी इकाई अंक कितना है, 8। अब आप मुझे 8 में बताइए इकाई अंक कौन सा लें, ये 1 लेंगे तभी तो 8 मिलेगा, यानी 31000 इस सवाल का उत्तर है। इस बात को आप देख सकते हैं। यहां से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 31 बार जाएगा, 31 बार जाएगा, 310 आ जाएगा 1% की वैल्यू, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और 100% का जब आप मान निकालेंगे तो 310 में 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी 31000। फाइनली 31000 इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट से आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। क्लियर, यूनिट डिजिट से। और इसी दिन के लिए तो हम यूनिट डिजिट वगैरह पढ़ते हैं कि अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सके हम। ये देखिएगा, कहा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए, ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड है, तो इसमें हमें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके सवाल प्रैक्टिस करिएगा, जो ना आए देन तब आप देखिएगा, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक को आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, एचसीएफ होता है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, 16, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 6400। आप अच्छे से जानते हो कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है, और हमारे पास एलसीएम हमसे पूछा गया है, जबकि एचसीएफ कितना है, 16। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। क्या आएगा इसका, एलसीएम। क्लियर, एलसीएम कितना आएगा, 400, यानी बी इज द राइट आंसर। इस सवाल का क्या होगा, बी सही जवाब होगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ये देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। आप एक बात बताइए, ऑप्शन इन 4 में से ही तो कोई एक आंसर हमारा राइट होगा। 3 शेष बच रहा है जब हम 75, 80, 135 से भाग लगा रहे हैं। यदि हम 3 ना बचाएं, 3 जो बच रहा है यदि हम इससे 3 घटा दें तो वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए इन नंबर से। जो 3 बच रहा है, यदि मैं इन 3 अभी 3 बच रहा है ना इन संख्याओं में से, यदि हम 3 घटा दें तो 3 नहीं बचेगा। मेरी बात समझ आ रही है, अब 3 नहीं बचेगा। अच्छा, एक चीज देखिए, वो संख्या 75 से डिवाइड हो रही मतलब वो संख्या 5 से डिवाइड हो रही, वो संख्या 75 से डिवाइड हो रही मतलब वो संख्या 5 से डिवाइड हो रही है। और किसी भी नंबर्स को 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में उसके अंक में क्या होना जरूरी है, 0 या 5। यदि संख्या में 0 और 5 होना बहुत जरूरी है। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला नंबर जो है, इस नंबर को घटा के लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक ना तो 0 आएगा ना ही 5 आएगा, इसका इकाई अंक 7 आएगा, जिसकी वजह से ये संख्या 5 से ही नहीं कटेगी तो 75 से कहां से कट जाएगी, यानी ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही काट दो। अच्छा, वो संख्या आपकी 135 से भी कटनी चाहिए, यानी वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रख देना।
वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। अच्छा, वो संख्या 80 से भी कटनी चाहिए, यानी कि 80 से कटनी चाहिए मतलब 4 से कटनी चाहिए, और 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 डिजिट देख के देखी जाती है, यानी ये संख्या तो 4 से कट नहीं रही, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा, वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए चूंकि 135 से कट रही है। अरे 135 15 निम्मा 135 होता है ना, तो 9 से भी कटनी चाहिए। ये संख्या तो 9 से कट नहीं रही है क्योंकि ये 9 योग नहीं आ रहा है। 8 1 9 ये कट रही है, यानी यही आंसर हमारे पास हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं आप? देखिए, आंसर इलिमिनेट करके, ऑप्शन इलिमिनेट करके आप बहुत जल्दी सवाल को कर सकते हैं। टाइम बहुत ही प्रीसियस है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम में। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, ये बात मेरी आप ध्यान रखिएगा। टाइम बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम में, टाइम बहुत मायने रखता है। राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात ये दे रखा, देखिए ये राम हो गए और ये आपके श्याम हो गए, इनके बीच का रेशियो देखें तो कितना है, 4:5 है। क्लियर? 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, 6:7 होगा। 6:7 होगा, लेकिन कब? 6 वर्ष बाद। कब? 6 वर्ष बाद। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप देखें यहाँ पर, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा स्टाइल देखिए आप इस तरह के सवालों को करने का। क्रॉस प्रोडक्ट करिए, देखिए 6 पंचे 30, 7 चौक 28, और 30 और 28 का डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का। यहां से आप डिफरेंस देखिए कितना है, 1। इस 1 का गुणा इस 6 में करिए, कितना आएगा, 6 आएगा। 2 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू 3 है, और डिफरेंस यहां से अंतर हमसे पूछा गया है, उनके बीच का अंतर कितना होगा, ये अंतर 1 और 1 का मान हम जान चुके हैं 3 यूनिट, यानी सवाल का आंसर क्या होगा, 3 यूनिट होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप देख रहे हैं सवाल को, आप उड़ा रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, खासतौर से बैंकिंग वाले बच्चे इस बात को यदि नोटिस करें कि उनके पास समय बहुत बहुत कम होता है और सवाल बहुत ज्यादा करने होते हैं, पलक झपकते ही। मैंने आपसे एक बात कही होगी किसी ना किसी वीडियो में कि मैं आपको सवाल सूंघ करके आदत आपकी डालूंगा, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को आप नोटिस कर रहे होंगे कि वो बात कितनी सत्य है, कितनी सही है। क्यों? क्योंकि मेथड्स ऐसे हैं। बच्चे यदि एग्जाम में 100% स्कोर कर रहे हैं, आप देखिएगा आईबीपीएस पेपर में आरआरबी का कितना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, उसका रीजन यही है क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं उस मेथड्स तक पहुंच गए हैं जिसकी उनको जरूरत है। तो क्या आपको जरूरत नहीं उन मेथड्स को पहुंचने की या जानने की? बात मेरी समझ पा रहे होंगे। वो कैसे पहुंचेगा? धीरे धीरे इन सवालों को प्रैक्टिस करिए और खुद से भी कुछ ना कुछ एक बार प्रयास करिए लगाने का। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। और अब आप देखेंगे ये सवाल कि दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है। देखिए योग 28 है, अंतर 12 है। योग 28 है, अंतर 12 है। अच्छा, एक चीज तो आप समझ चुके हो कि x ग्रेटर y है। ध्यान रखना, ग्रेटर वैल्यू की वैल्यू निकालते वक्त योग बटे 2 और स्मॉलर वैल्यू की वैल्यू कैसे निकलती है, अंतर बटे 2। किसका योग? अरे योग किसका? अरे भैया इनका योग। 12 और 28 का योग कितना? 40 बटे 2, यानी x कितना आ चुका है, 20। इनका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 बटे 2 यानी कितना, 8। तो अब आप समझो, इनका गुणनफल पूछा है तो 20 गुणे 8 किसको नहीं पता, 160 होता है। बताइए आप क्या करोगे? आप एक बिगनर होकर के इसको क्या करोगे, y से y काटोगे, 2x बराबर बोलोगे, 2x बराबर बोलोगे 40, फिर x बराबर बोलोगे 20। तरीके वही हैं, लेकिन बस माइंड सेट कर लिया है और कुछ नहीं। तरीका वही है, बेसिक से ही निकल के आया है। पर आप जरा इन पे ध्यान दोगे तो आपकी कैलकुलेशन में तेजी आएगी। क्या? x ग्रेटर y, ग्रेटर वैल्यू कैसे निकलती है, योग बटे 2, और y अंतर, छोटी वैल्यू कैसे निकलती है, अंतर बटे 2। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो कि x प्लस वाई बराबर, मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे सोच रहे होगे कि 28 ये है और अंतर की यदि हम बात करें तो 12 है। आप y से y काटना चाहोगे, 2x बराबर 40 बोलना चाहोगे, x का मान 20 बोलोगे, फिर कहोगे सर जी x का मान समीकरण इसको 1 बोलोगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। मुझे पता है, मुझे सब पता है आप क्या सोच रहे हो। समीकरण 1 में रखने पर x का मान, फिर कहोगे 20 प्लस y बराबर 28, फिर y बराबर 28 माइनस 20 यानी 8 बोलोगे। प्रोसेस देखो कितना लंबा गया है। और यदि हम ये प्रोसेस ना करें, आप इधर से देखिए, एक बार फिर से समझिए इस चीज को, एक बार फिर से समझिए। देखिए टाइम देखिए कितना कम लगता है, एक बार फिर से समझिएगा। मैंने कहा कि x और y दोनों संख्याओं को गुणनफल चाहिए। योग कितना, 28, अंतर कितना, 12। 28 12 कितना होता है, 40 बटे 2, यानी x है 20। और यदि x 20 है, योग 28 है, तो दूसरी संख्या 8 हुई, इनका गुणनफल कितना हुआ, 160। सवाल का ये तरीका आपको सीखना है।
मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसको बनाएंगे, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता और उसे 30 मिनट लगते, दोनों तरफ ऑटो, मतलब आप समझना, यदि वो पैदल जाए, समझना जरा, पैदल प्लस ऑटो, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम 90 मिनट, ठीक है, टोटल टाइम 90 मिनट। दोनों ओर पैदल जाए, यानी कि 2 बार वो पैदल जाए, दोनों तरफ पैदल जाए, तो टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है उसको 30 मिनट। देखिए, यदि वो दोनों ओर ऑटो से जाता है तो 30 मिनट लगते हैं, सॉरी, दोनों तरफ ऑटो से जाता है तो इसको कितना टाइम लगता है, 30 मिनट लगते हैं। दोनों ओर ऑटो से जाता है तो उसे कितना लगता है, 30 मिनट। मान लीजिए एक तरफ वो ऑटो से जाता है, कितना लगता, 15 मिनट। यदि एक तरफ ऑटो से जाता है 15 मिनट लगते हैं, यदि हम यहाँ 15 मिनट लग देंगे तो हमें एक तरफ पैदल जाने का टाइम मिल जाएगा। तो एक तरफ यदि वो पैदल जाता है तो कितना टाइम लगता है, 90 से 15 घटा देंगे, 75 मिनट लगेंगे। क्लियर? एक तरफ पैदल जाने का कितना लगता है टाइम, 75 मिनट। लेकिन उसको तो दोनों तरफ पैदल जाना है, तो दोनों तरफ पैदल जाना है तो कितना लगेगा, 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट, 150 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे 30 मिनट। क्लियर? 2 घंटे 30 मिनट। तो फाइनली आप देखेंगे ये ऑप्शन राइट होगा, 2 घंटे 30 मिनट। 120 प्लस 30 यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही सरल और बेसिक सवाल था, बहुत ही सरल और बेसिक सवाल। ये तो अभी हम बना ही चुके हैं शायद, हाँ ये तो अभी बनाया ही हम लोगों ने। ओके, ये देखेंगे, ये तो अभी बनाया, ये बनाएंगे। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इनमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। पिकनिक में कितने पुरुष हैं? बनाइएगा इसको, वीडियो को रोकिएगा, खुद से बनाइएगा। क्लियर? देखिए, आपका समय ना बचे इसलिए हम ज्यादा, आपका समय वेस्ट ना हो इसलिए हम ज्यादा समय आपका नहीं ले रहे हैं, ठीक है? इधर देखो, समझना। जैसे हम बात करें 240 व्यक्ति गए, टोटल 240 है, इनमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। इसका मतलब पुरुष ज्यादा है ना महिलाओं से। M फॉर मैन, W फॉर वुमेन, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। क्लियर? और इसके बाद फिर बोले हैं कि बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। वयस्कों की संख्या, वयस्क का मतलब मेन और वुमेन से ये ज्यादा है, बच्चों से, बच्चों का मतलब चाइल्ड से कितना ज्यादा है, 20 अधिक है। जबकि एक चीज तो हम जानते हैं, यदि इन तीनों को जोड़ें तो कितना है, 240 है। अब आप एक चीज देखना, क्या मैं M प्लस W की जगह C प्लस 20 लिख सकता हूं? यानी इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, इसकी जगह हम लिखने वाले हैं C प्लस 20, जो कि यहां लिखने वाले हैं। तो C से 2C प्लस 20 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 240। 20 उधर जाएगा 220, 220 को 2 से काटेंगे 110। C की वैल्यू आ गई कितनी, 110। वो 110 यहां रख देंगे तो M प्लस W कितना आ जाएगा, M प्लस W आ जाएगा 130। और हमको चाहिए कितने पुरुष गए, तो आप देखिए दोनों क्वेश्चन को फिर से कर लीजिए टारगेट। M ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग लगाया। तो 150 को 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 75। ये आंसर राइट हो जाएगा। M कितना आएगा, 150 बटे 2 का मतलब कितना आ जाएगा, 75। समझ आ रहा है? तो इस तरह से ये थोड़ा सा ये सवाल क्या चला जाता है, ये लेंदी चला जाता है। और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज समझ आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।